भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जिसका बजट 650 करोड़ से ये इसरो का आज तक का सबसे बड़ा डिफिकल्ट मिशन होने वाला। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तब लोगों ने उस पर काफी सारे सवाल उठाए थे, जैसे इसरो पर पैसा खर्च करना इतना आईएमपी क्यों है, देश में पहले से ही इतनी गरीबी है, पहले उसे तो सॉल्व करो ना, स्पेस में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है। तो चलो आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि चंद्रयान 3 का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे क्या हासिल होगा, साथ ही उन सारे सवालों के जवाब जो चंद्रयान 2 के दौरान लोगों को पड़े थे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 4, 3, 2, 1, 0। सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रयान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल चंद्रयान भारत के स्पेस के लिए नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों, तो चलो देखते हैं। अक्सर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हमें लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि इन दोनों में इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के पूरे प्लैनेट भी इनके बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। मून सिर्फ एक सैटेलाइट ही नहीं बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब भी हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये पिक्चर आती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर ने चांद पर सबसे पहले पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था, लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो मिशन से 10 साल पहले। हाँ, ये बात सच है कि रशिया ने कभी इंसानों को चांद पर नहीं भेजा, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो सबसे पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश है जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया, चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग के बाद सैटेलाइट का सेफ होना, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और उससे पैसे बना रहा है, वो काम आगे चलकर इसरो भी कर सकता है। 2008 में हम मून पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक हार्ड लैंडिंग थी। वही फिर से 2019 में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि सैटेलाइट सेफ लैंडिंग करे, लेकिन चंद्रयान 2 अर्थ से मून की 3,84,400 की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय आधे किलोमीटर दूर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान यह था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से ये मिशन जो है अधूरा छूट गया। अब ये मिस्टेक चंद्रयान 3 जो है वो रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने के लिए। चंद्रयान 3 की एक स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। आपको पता ही होगा कि मून और अर्थ टाइटली लॉक है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक साइड ही अर्थ से दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स है। इन क्रिएटर्स पर अरबों सालों से सनलाइट पहुंची नहीं। कहा जाता है कि इन क्रिएटर्स की स्टडी कर हम सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स की इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रिएटर्स में पानी छुपा हुआ हो सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100 मिलियन टन्स पानी। यही नहीं, यहाँ पर काफी सारे इसेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये मिशन इतना डिफरेंट क्यों है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई, इसके लगभग 5 पॉइंट है जिसको हम एक एक कर समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड जो था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसलिए 2023 के मिशन में अभी ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 की टीम ने चंद्रयान 2 से काफी इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। हमारे लैंडर्स के लेग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो सही समय रहते अपनी स्पीड कम कर नहीं पाया और जिस लोकेशन पर उसे उतरना था वहां से वो 750 मीटर दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर्स की इंजन की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड किया गया है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ की स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम पृथ्वी के बारे में बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर मिशंस तक प्लान कर सकते हैं। इसका यूज वेदर डिटेक्शन पैटर्न के साथ साथ एक्सोप्लैनेट की स्टडी करने के लिए भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ
नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारी अर्थ का डाटा रीड करके हमारी सोलर में हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने में इसका यूज किया जा सकता है। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से वो है इसका LV-M3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV-M2 लॉन्च व्हीकल से 30 गुना ज्यादा वजन कार्य करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में कहा जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए खूब ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इससे हम ज्यादा से ज्यादा हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं और इसके बारे में दुनिया को बता सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 जो है वो कुछ 817 करोड़ में लॉन्च किया था, जिसका कॉस्ट जो है वो एवेंजर एंड गेम से 3 गुना से भी कम है। अभी हम और ज्यादा एफिशिएंट बन चुके हैं। चंद्रयान 3 का कॉस्ट लगभग 615 करोड़ के आसपास होने वाला है और यही हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। जब इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क में ऐसे ही कार्टून न्यूज में आए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है, फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती और इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया कैन अफोर्ड स्पेस प्रोग्राम। लेकिन देखा जाए तो हमारे जीडीपी के यानी कि इंडिया के जीडीपी के सिर्फ 0.8% हिस्सा ही हमारे स्पेस प्रोग्राम को जाता है। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इन पैसों से हमें क्या मिलता है? तो हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है, साथ में जो वेदर में चेंजेस होने वाले हैं और कुछ साइक्लोन इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें पहले ही पता चल जाती है, जिसका एग्जांपल है फैनी साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था और इसकी सैटेलाइट को पहले ही खबर मिल चुकी थी। इसके कारण लाखों लोगों को टाइम से पहले ही इवैक्यूएट किया गया और इसी से उनकी जान बच गई। इसरो हमें हमारी जियोग्राफी स्टडी करने का मौका देता है। अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लूड की जानकारी हमें एडवांस मिलने की वजह से हम उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं और साथ ही उससे होने वाले नुकसान को भी हम कम कर सकते हैं। और ये सब हमारी इसरो और उसके सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट जो है वो नासा से 15 गुना से भी कम है, लेकिन इतने कम बजट में भी उसके सैटेलाइट्स और उसके जो साइंटिस्ट है हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाते हैं। आई होप कि इस जो पर अभी स्टडी बताई उसमें से आपको कुछ हेल्पफुल सीखने को मिला होगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन और नए वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।